Hello friends, I am Hek and today we are going to cover our rest of the topics of this unit, that is central problems of an economy, opportunity cost and the PPC curve. So in the last classes और इन द लास्ट वीडियोज़ हमने कवर किया था मीनिंग ऑफ इकनॉमी एंड इकनॉमिक्स और कुछ मेजर डिफरेंसेस को हमने कवर किया था जो कि थे मैक्रो और माइक्रो इकनॉमिक्स का डिफरेंस और था पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकनॉमिक्स का डिफरेंस. सो लेट अस बिगिन विद आवर न्यू topic, that is central problems of an economy. So let's move to the next slide. So अब हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी. हमने लास्ट क्लासेस में देखा था इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में कि हमने प्रोडक्शन किया, कंजम्पशन किया, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया. अब और ये सब जो थी ब्रांच थी सोशल साइंस की, ये हमने मीनिंग में पढ़ा और हमने इसके अलावा ये भी पढ़ा कि हमारा जो था इकोनॉमिक्स का ये भी मतलब दिखा रहा था कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स जो हैं बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है. हमारी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड और हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है. तो उनका रीएलोकेशन या उनका यूटिलाइजेशन उन रिसोर्सेज का किस तरीके से करना है वो हमें सेंट्रल प्रॉब्लम्स वो हमें इकोनॉमी सिखाता है. अब जब हम बात कर रहे थे स्कैरसिटी की, मतलब लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, लिमिटेड रिसोर्सेज थे. अब स्कैरसिटी की वजह से, लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से हर सोसाइटी को डिसाइड करना पड़ता है. हर सोसाइटी को क्या करना पड़ता है? डिसाइड करना पड़ता है. क्या डिसाइड करना पड़ता है? कि हमें उन लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से रीएलोकेट करना है, अपने स्केर्स रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, रीएलोकेट करना है. सो यहाँ पे अब प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं. ये जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को जनरेट करता है. यहाँ पे अब सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी की बात आने लगती हैं. सो अब ये जो है सारी इकोनॉमीज़ जो हैं फेस करने लग जाते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स को. सो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या थी? वही कि हमारे पास स्केर्स रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरीके से रीएलोकेट करना है, ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम बन जाती है. अब यहाँ पे हमारे पास 3 सेंट्रल प्रॉब्लम हैं. कौन कौन सी? सबसे पहले फर्स्ट व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड द थर्ड वन इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस. एक एक करके हम इनको समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं. व्हाट टू प्रोड्यूस, अब जैसे अभी हमने देखा कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं? स्कैर्स हैं, लिमिटेड हैं. अब उन स्कैर्स रिसोर्सेज में से अब हम क्या प्रोड्यूस करें कि जो सबके लिए हेल्पफुल रहे और कितनी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो अपने लिमिटेड हैं. सो हम अपने रिसोर्सेज को तो वेस्ट नहीं कर सकते. सो यहाँ पे यही प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें अपना क्या गुड को प्रोड्यूस करना है, किस कमोडिटी की प्रोडक्शन करनी है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्शन करनी है. ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस की. सेकंड प्रॉब्लम, अब सेकंड प्रॉब्लम हमारी आ जाती है हाउ टू प्रोड्यूस. कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है? हाउ टू प्रोड्यूस. अब हाउ टू प्रोड्यूस क्या कहता है? हाउ टू प्रोड्यूस जो है ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें वो बताता है कि सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स कौन से यूज़ करनी है, मतलब कि हमें अपनी टेक्निक कौन सी यूज़ करनी है. लाइक लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स चूज़ करें या फिर हम अपनी कैपिटल इंटेंसिव चूज़ करें. यहाँ पे प्रोड्यूसर को ये होता है कि हमारी लागत बहुत कम से कम हो, हमारी मिनिमम कॉस्ट लगे और हम जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट या आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएँ. सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है कि अब हम कौन सी टेक्निक यूज़ करें. लेबर इंटेंसिव करें. लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है कि जिसमें मोर ऑफ लेबर का यूज़ होता है और लेस ऑफ कैपिटल का यूज़ होता है. और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है जहाँ पे मोर ऑफ कैपिटल का यूज़ होता है और लेस ऑफ लेबर का यूज़ होता है. सो सेकंड प्रॉब्लम हमारी यही बोलती है कि यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज ही हो जाती है कि हाउ टू प्रोड्यूस, हमें अपनी प्रोडक्शन करनी किस तरीके से सो दैट हमारी कॉस्ट मिनिमम हो और हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो. सो ये जो है टेक्निक्स के ऊपर बात करता है कि हमें कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है अपनी प्रोडक्शन के लिए. ये 2 क्लियर हो गए होंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस. अब थर्ड वन है फॉर होम टू प्रोड्यूस. फॉर होम टू प्रोड्यूस क्या कहता है? फॉर होम टू प्रोड्यूस कहता है कि हमें जो है अब हमारी सोसाइटी में, हमारी इकनॉमी में सारे लोग तो इक्वल नहीं हैं. सारे लोग क्या हैं? इक्वल नहीं हैं. सो यहाँ पे जो है
फॉर होम टू प्रोड्यूस में प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है कि वो किस सेक्शन के लिए। अब हमारी इकोनॉमी में सारे लोग इक्वल नहीं हैं, सो अब किस सेक्शन के लिए वो अपनी प्रोडक्शन करें, रिचर वालों के लिए करें या पुअरर वालों के लिए करें, ज़्यादा रिचर वालों के लिए करें, कम पुअरर वालों के लिए करें, या वाइस वर्सा। सो यहाँ पे ये इनकी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। अब हमारी सोसाइटी है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं। एक सोसाइटी सारे वांट्स को पूरी फुलफ़िल नहीं कर सकती है किसी भी एक इंडिविजुअल की। सो प्रॉब्लम यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ये अराइज हो जाती है कि किसको सेटिस्फाई किया जाए, किस इंडिविजुअल को सेटिस्फाई किया जाए, किस सेक्शन को सेटिस्फाई किया जाए। सो अब जिसके पास जिसकी कैपेसिटी होगी पे करने की, उसी को ही गुड मिला जाएगा। अब ये जो पे करने की कैपेसिटी है ये कहाँ से राइज होगी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से। जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली प्रॉपरली नहीं हो पाता है। सो यहाँ से इसलिए फॉर होम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि हम जो हैं अपना प्रोडक्शन जो है किस सेक्शन के लिए, किन लोगों के लिए कर रहे हैं। आई होप सो आपको इस 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमारी क्यों अराइज होती हैं, क्या होती हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स, क्यों अराइज होती हैं, और इनको हम आपको इनका मतलब भी समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। अब हम इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, सबसे पहले इसका मीनिंग और फिर उसका एक एग्जाम्पल। मीनिंग तो वो यही कहते हैं, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। कुछ भी एक ऐसी कॉस्ट जो हमें भरनी पड़ती है, कुछ भी ऐसा जो हम जाने देते हैं, जो भी इस टाइम हमारे पास होता है, और कुछ अलग से हम कुछ उसका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम उसको नहीं ले पाते, हम उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, सो हम उसको जाने देते हैं, फॉरगॉन कर देते हैं। सो वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ आप लोग बैंक में काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी है ₹40,000 पर मंथ। अच्छी सैलरी है, आप लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और सेटिस्फाई हैं। बट साथ में ही अब आपको 2 नए जॉब ऑफर्स आ जाते हैं। सबसे पहला आता है एग्जीक्यूटिव की तरह काम करने के लिए, और वहाँ पे आपकी सैलरी होगी 30,000। और एक आपको जर्नलिस्ट के काम करने के लिए आता है और वहाँ पे आपको पे मिलेगा 35,000 पर मंथ। सो अब जो है 40,000 में अब आप लोग सेटिस्फाई हैं। अब आपको लग रहा है कि नहीं, मेरी सैलरी भी ज़्यादा और मेरे पास वर्कलोड भी ज़्यादा नहीं होता है, सो मैं यहीं पे खुश हूँ, मुझे नेक्स्ट जगह मूव नहीं करना है, मुझे दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को या ऑफ़र्स को मुझे नहीं लेना है, मैं यहीं पे ठीक हूँ। सो अब उस 40,000 के लिए 30,000 और 35,000 क्या हो गई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। सो ये होता है, मतलब कि उस 40,000 के लिए आपने नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को जाने दिए अपने। इफ़ अगर आपको लगता है मैं बैंक में खुश नहीं हूँ, मुझे कुछ चेंज करना है, सो आप इधर एग्जीक्यूटिव के लिए या फिर जर्नलिस्ट के लिए जाते। अगर आप लेट सपोज कि अगर आप नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव देखते कि जर्नलिस्ट में, क्योंकि मुझे पे भी मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 का ही लॉस होगा, बट मेरे पे वर्कलोड नहीं होगा, सो मैं 35,000 वाला ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। सो वहाँ आपका 40,000 और 30,000 जो बैंक की थी और एग्जीक्यूटिव वाली सैलरी थी, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। आई होप सो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका मतलब समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी इसके और अदर्स नेम देख लेते हैं कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहला एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, नेक्स्ट इज द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, अनदर इज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। ये सब नाम जो है पीपीसी के हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के हैं। अब इसका एक बार मीनिंग देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। मीनिंग वो ये कह रहे हैं, पीपीसी क्या था? कर्व था। कर्व था तो मतलब कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है। किसकी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? ये जो है हमें 2 गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को दिखाता है। क्या दिखाता है? 2 गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, और वो किसके थ्रू प्रोड्यूस की जाती है? गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के थ्रू। सो यहाँ से आपकी डेफिनेशन बन गई दैट इट रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स। 2 गुड्स प्रोड्यूस होंगे विद द गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी और गिवन रिसोर्सेज, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन्हीं के ही थ्रू, उन्हीं को ही यूज़ करके आपने 2 गुड्स का प्रोडक्शन करना होता है। और 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, और जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो करता है ग्राफ के थ्रू, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, वो हमारा पीपीसी होता है। जो भी वो कर्व बन के आता है
वो हमारा PPC कर्व होता है। अब यही मीनिंग से ही इसकी एजम्पशंस निकल के आती है। हमारे पास गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी थी, सो यहाँ से मेरे पास एक एजम्पशन निकल के कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड हैं। फिर हमने देखा कि सिर्फ ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिखाते हैं 2 गुड्स को, तो मतलब कि ओनली 2 गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। रिसोर्सेज फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज होने चाहिए। हमारे पास गिवन टेक्नोलॉजी थी, रिसोर्सेज थे, तो लेवल और टेक्नोलॉजी भी क्या है, कांस्टेंट ही हमने मानी है, गिवन मानी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट वो ये कह रहा है कि रिसोर्सेज जो हैं इक्वली एफिशिएंट नहीं हो पाते हैं प्रोडक्शन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। किस तरीके से, इसको ध्यान से समझना। फॉर एग्जांपल मैं 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, सो लेट अस सपोज कि एक गुड में मैं 70 यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज अपने दे देती हूँ और दूसरे में 30 यूनिट्स दे देती हूँ। सो अगर मुझे अब 30 यूनिट्स में अगर मुझे और की ज़रूरत है, और रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तो रिसोर्सेज तो अब लिमिटेड हैं, गिवन है। सो अब मुझे 70, जहाँ पे मैं जिस एक गुड ए में मैं 70 यूनिट्स को यूज़ कर रही थी, अब मैं वहाँ से उठा के ही दूसरे गुड्स में यूज़ करने लग जाऊँगी जहाँ पे मैं पहले 30 यूनिट दे रही थी। सो अब जब मैं वहाँ से ट्रांसफ़र कर दूँगी 1 गुड टू दी अनदर गुड, तो मेरी जो एक गुड की जो जहाँ पे मैं 70 वाली कर रही थी, वहाँ की प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज़ हो जाएगी ना, क्योंकि अब मेरे रिसोर्सेज उसमें कम लग रहे हैं। सो मेरा वहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो जाएगी। सो वो यही कह रहे हैं कि रिसोर्सेज जो है इक्वली एफिशिएंट नहीं हो पाते हैं, इक्वली एफिशिएंटली यूज़ नहीं हो पाते हैं सारे प्रोडक्ट्स में। MOC है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। MOC क्या है इसमें, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड, number of units of a good sacrificed to gain 1 additional unit of other good। ये कहता है कि हम कितनी यूनिट्स एक गुड की सैक्रिफाइस कर रहे हैं टू गेन द एडिशनल यूनिट्स ऑफ अदर गुड्स। दूसरे गुड्स की यूनिट्स को गेन करने के लिए हम कितने यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ये हमारा MOC बताता है। इसमें इसलिए आप देख रहे हो कि गन की जो है प्रोडक्शन यहाँ पे कम हो रही है ना, 15 से 12 पे आगे कितनी यूनिट सैक्रिफाइस की, 3 यूनिट सैक्रिफाइस की। क्योंकि 20 से 30 हमने 10 यूनिट्स बटर की प्रोड्यूस कर ली, एडिशनल गेन मिल गया ना बटर को, इसलिए गन की हमने यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर लिया। सो ये हमारी 3 यूनिट्स हमने सैक्रिफाइस की। सो ये हमारी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि हमने बटर की यूनिट्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करना था। सिमिलरली नीचे आप देख रहे होंगे 12 - 6 मतलब 6 यूनिट्स हमने सैक्रिफाइस कर दी। सो 6 हमारा यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सिमिलरली MRT अब क्या है, MRT का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं है, जैसे ही MOC ने बोला था कि मैं जो है नंबर ऑफ़ यूनिट सैक्रिफाइस को बता रहा हूँ टू गेन 1 एडिशनल यूनिट्स ऑफ अदर गुड, ये शो करता है, ये रेशो को शो करता है। ये क्या शो करता है, रेशो को शो करता है। सेम क्या रेशो को शो करता है, नंबर ऑफ़ यूनिट सैक्रिफाइस टू गेन अनदर यूनिट्स ऑफ अदर गुड। सो ये एक्सप्लेन करता है। सो ऐसे ही यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैंने सेकंड बी में लिखा है 3G रेशो 10B, मतलब 3 यूनिट्स गन की रेशो या अपॉन में 10 यूनिट्स जो हैं बटर की है। कैसे आया, हमने 15 - 12 3 यूनिट्स हमने सैक्रिफाइस कर दी गन की, और बटर में है 20 से 30 10 यूनिट्स हमने गेन कर ली। सो 3G यूनिट सैक्रिफाइस, चेंज इन यूनिट सैक्रिफाइस अपॉन में 10 यूनिट्स हमने गेन कर ली। सिमिलरली नीचे 6G रेशो 10B, 6G हमने 6 गन की यूनिट्स को हमने सैक्रिफाइस किया, तभी हमने 10 यूनिट्स बटर की कंज्यूम कर ली। ये क्लियर है आपको। इसी का ही नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ग्राफ शो करती हूँ कि वो क्या कहता है। यही अभी हमने जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल देखा था, उसी का ही ये सिमिलरली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हमने उसको बस नॉर्मली हमने पॉइंट्स मार्क करके उसको ग्राफ बना लिया, और ये है हमारा
पीपीसी कर्व बन गया, जो कि कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है और कॉन्केव शेप क्या है। अब यही जो कॉन्केव शेप का है और डाउनवर्ड स्लोपिंग है, हमारा पीपीसी कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग था, और हमारा पीपीसी कैसा था, कॉन्केव शेप था। इसके रीज़न ये हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग इसीलिए था कि हम जब भी कुछ एक दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो एक गुड्स के हमने रिसोर्सेज ले लेते हैं तभी दूसरा गुड प्रोड्यूस करते हैं, सो इसीलिए वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था। और कॉन्केव शेप इसलिए था क्योंकि इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंक्रीजिंग एमआरटी की वजह से था कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना होता है ताकि हमें एक नया एडिशनल कमोडिटी को कुछ गेन करने के लिए, हमें उस दूसरी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट को गेन करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स जो हैं सैक्रिफाइस करते हैं किसी एक कमोडिटी की। इसीलिए ये कॉन्केव शेप था। और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग था कि मोर ऑफ वन गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड, ज़्यादा एक गुड का हम ज़्यादा से ज़्यादा तभी प्रोड्यूस कर पाते क्या, क्योंकि हमें दूसरे गुड्स के रिसोर्सेज को लेना पड़ता है उनसे। लेट्स मूव टू द अनदर स्लाइड। अब यहाँ पर है अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल और अनअटेनेबल क्या है, यहाँ पे आप एक ग्राफ देख रहे होंगे पीपीसी कर्व का। जो पीपीसी कर्व के ऊपर पॉइंट है जैसे कि ए बी सी डी और ई, ठीक है, और जो पीपीसी की कर्व के अंदर है मतलब कि एफ है। अभी हमने डेफिनेशन में देखा जो कि हमारे गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से हम प्रोड्यूस कर पाते हैं, वो जो हैं वो हमारे कॉम्बिनेशन जो हैं वो पीपीसी कर्व से हम ग्राफिकली उनको शो करते हैं। अब जो दो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं वो गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी से ही यूज़ करना है। सो अब जो ए बी सी डी ई और एफ़ जो हैं ये अटेनेबल हैं। क्यों? क्योंकि अब ये पीपीसी कर्व के ऊपर हैं, मतलब कि हम इनको अटेन कर पा रहे हैं, हम इनको यूज़ कर पाएंगे, हम इनको प्रोड्यूस कर पाएंगे। और अंदर वाले भी मतलब हमारे रिसोर्सेज हैं, हम इतने भी हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, हमारे रिसोर्सेज से बाहर नहीं हमने जाना है। हमारे पास जितने रिसोर्सेज जितनी टेक्नोलॉजी हैं हमने उसके अंदर रह के ही प्रोड्यूस करना है। अगर आप देख लेंगे कि कर्व के बाहर जी पॉइंट है, अब जो जी पॉइंट है वो आउटसाइड द पीपीसी कर्व है, इसीलिए वो अनअटेनेबल है, हम उसे अटेन ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमारे रिसोर्सेज से टेक्नोलॉजी से ही बाहर है। हमारे पास उतनी रिसोर्सेज उतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उतने उस गुड को प्रोड्यूस कर पाएँ। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। नो शिफ्ट इन पीपीसी। अब हमारा क्या शिफ्ट हो पाएगा, कब हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। अब कब हो पाएगा? आप देख रहे होंगे ग्राफ में, एक ये राइटवर्ड शिफ्ट है, एक ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। ए भी जो है ओरिजिनल पीपीसी कर्व है। अब एक जब राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा होगा तो वो हो जाएगा A1 B1। अब जब ए बी कर्व जो नॉर्मल पीपीसी है, अब जब A2 B2 पे आ रहा है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होगा। राइटवर्ड शिफ्ट जब भी हमारे रिसोर्सेज जो हैं बढ़ जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे, अपग्रेड हो जाएगी हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे पास रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो जाएंगे, हमारा कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब भी हमारे रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, हम उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, मतलब कि, और हमारी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाएगी, हम उतने ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे पास अब नहीं है कि हम और प्रोडक्शन कर पाएँ। सो हमारा कर्व जो है A2 B2 पे आ जाएगा, मतलब कि हमारा जो है कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं बता देती हूँ कि लेफ्टवर्ड क्या है, शिफ्ट क्या है और रोटेशन क्या होती है, क्योंकि अब अगली स्लाइड में मैं आपको एक रोटेशन का भी समझाऊंगी कि रोटेट कब करेगा हमारा ग्राफ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि शिफ्ट कब होगा और रोटेट कब होगा। बच्चे कई बार इसमें भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि शिफ्ट कब करना है और रोटेट कब करना है। शिफ्टिंग में रोटेशन दिखा देते हैं और रोटेशन में शिफ्ट करना दिखा देते हैं। नहीं, शिफ्ट हमारा तब होता है, देखो प्रोडक्शन कैपेसिटी तो दोनों में बढ़ती कम होगी। शिफ्ट वाले में भी हमारा जब प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी तो हमारा शिफ्ट भी होगा और रोटेट भी होगा। लेकिन शिफ्ट कब करना है और रोटेट कब करना है, प्रोडक्शन कैपेसिटी तो दोनों में ही चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन जब हमारा दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में बात होता है, जब हमारा दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में बात होती है, मतलब कि हम दोनों गुड्स को एक साथ लेके चलते हैं,
तब हमारा शिफ्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे जो रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं या रिसोर्सेज अपग्रेड हो रहे हैं या टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है या टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है या टेक्नोलॉजी कम हो रही है या रिसोर्सेज रिड्यूस हो रहे हैं, ये सब जो हो रहे हैं वो दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में हो रहे हैं, गुड ए के भी रिस्पेक्ट में और गुड बी के भी रिस्पेक्ट में। इसलिए वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया है। वहाँ से ए से A1 गया है, मतलब कि वहाँ ए गुड भी बड़ा है, यहाँ बी से B1 जब गया है वहाँ बी गुड भी बड़ा है, वहाँ बी गुड की भी प्रोडक्शन बड़ी है। सो यहाँ पे दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। इसीलिए सिमिलरली ए से A2 पे गया है तो मतलब गुड ए की प्रोडक्शन भी कम हुई है, बी से B2 पे गया है तो बी वाले गुड की भी प्रोडक्शन कम हुई है। सो दोनों गुड्स में कम हो रहा है, दोनों गुड्स में बढ़ रहा है। सो यहाँ पे ये हमारा शिफ्ट है, ये दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ये हमारा शिफ्टिंग दिखा रहा है। अब एक बार हम रोटेशन भी देख लेते कि रोटेशन कैसे होगा। ये आपको रोटेशन ऑफ पीपीसी है या पीपीएफ है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब मैंने आपको बताया कि शिफ्ट कब हो रहा था, रोटेट कब हो रहा था। प्रोडक्शन कैपेसिटी तो इसमें भी बढ़ेगी या कम होगी, लेकिन शिफ्ट कब हो रहा था, जब हम दोनों रिस्पेक्ट में बात करते, जब हम दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में बात करते, दोनों गुड्स को एक साथ लेके चल रहे थे। लेकिन रोटेट हल्का सा बस घूम रहा है, ये सिर्फ हल्का सा रोटेट हो रहा है, हल्का सा हो रहा है, थोड़ा होगा ज़्यादा होगा वो गुड्स की डिपेंड करेगा कि कितनी प्रोडक्शन बढ़ रही है या कितनी प्रोडक्शन कम हो रही है। बट यहाँ पे सिर्फ रोटेशन हो रहा है, एक गुड अपनी जगह पे ही रहेगा, सिर्फ एक गुड्स की प्रोडक्शन में कम ज़्यादा होगा, वो जो है एक ही गुड की बात कर रहा है यहाँ पे। इसीलिए ये जो है ये रोटेशन को शो कर रहा है, ये शिफ्टिंग को शो नहीं कर रहा है। शिफ्टिंग तब होगी जब दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, यहाँ एक ही गुड के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, इसीलिए यहाँ पे रोटेशन होगा। आई होप आपको रोटेशन और शिफ्टिंग का मतलब क्लियर हो गया होगा, पता चल गया होगा कि रोटेशन कब होती है और शिफ्टिंग कब होती है। अब यहाँ देख लेते हैं फर्स्ट वाले ग्राफ में, आप देखो कि ए बी और AB1 जो है, ए बी हमारा ओरिजिनल पीपीसी है। अब लेट अस सपोज कि हमारी गुड एक्स, मतलब कि जो एक्स एक्सिस पे जो कमोडिटी है, बी है, गुड एक्स है, बी है, जो भी गुड है। अब लेट अस सपोज कि एक्स एक्सिस वाले गुड की टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है, एडवांस हो गई है, अपग्रेड हो गई है। तो जब हमारे एक्स एक्सिस वाले गुड की प्रोडक्शन, मतलब अब टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है तो मतलब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, मतलब कि अब हमारी प्रोडक्शन यहाँ पे बढ़ गई, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है तो हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। लेकिन ए वाले में मतलब जो वाई एक्सिस पे जो गुड है उसके बात तो हम नहीं कर रहे ना, मतलब वहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं हुए। सो वो अपनी पॉइंट पर ही रहेगा। हमारा जो पीपीसी है रोटेट हो जाएगा राइटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, और हमारा न्यू पीपीसी बन जाएगा ए से B1 पे, ए से B1 पे। ये जो था ये आपने रोटेट किया है अपने पीपीसी को किस तरफ, राइटवर्ड डायरेक्शन में। ऐसे ही दूसरे पैनल में आप देखो, दूसरा ग्राफ देखो आप, वहाँ पे OX, मतलब यहाँ पे OX वाली एक्सिस पे जो गुड है उसको कुछ भी नहीं है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। चेंजेस कहाँ आए हैं, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस कहाँ हुई है, गुड वाई पे, मतलब जो वाई एक्सिस वाला गुड है उस पर हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, उसमें हमारे रिसोर्सेज ग्रो किए हैं, उसमें हमें टेक्नोलॉजी एडवांस मिली है, उसमें हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई है, उसमें हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है। सो इसीलिए हमारा उस वाले एक्सिस पे जो गुड है उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई है। सो हमारा एक्स एक्सिस वाला गुड वैसे का वैसे ही है, और हमारा वाई एक्सिस वाले का जो पीपीसी था वहाँ की साइड हमने रोटेट कर लिया है, वहाँ हमारा वो रोटेट होके आउटवर्ड डायरेक्शन में चला गया था। ये था शिफ्टिंग और पीपीएफ। सो आज की क्लास में हमने कवर किए थे 3 टॉपिक्स, और इसके साथ हमारे अपनी यूनिट 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स की ख़त्म कर ली थी। आज की क्लास में हमने कवर किए हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और पीपीसी कर्व। सो नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी मिलते हैं।